नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जिससे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। आज प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाली हैं विनेश फोगाट। विनेश के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। विनेश ने कल भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की थी। हुड्डा विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग पहले कर चुके हैं और अब आज विनेश फोगाट की प्रियंका गांधी से मुलाकात और इस मुलाकात के पीछे के सियासी मायने जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। आप जानते हैं जब विनेश फोगाट पहुंची थी ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के बाद वापस देश, तो किस तरीके से कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा वो मौजूद थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था। उनके साथ वो उस रैली में नजर आए थे जिसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा था और इसी रैली के जरिए विनेश फोगाट अपने गांव पहुंची थी। अब विनेश फोगाट ने कल भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और आज विनेश फोगाट मुलाकात करने जा रही हैं प्रियंका गांधी से। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, ये मांग भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पहले की जा चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से ये मुलाकात विनेश फोगाट की कल भूपेंद्र हुड्डा के साथ, आज प्रियंका गांधी के साथ, क्या माना जाए इस विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विनेश फोगाट नजर आ सकती हैं? जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए अटकलें काफ़ी तेज़ है और हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि इस बार विनेश जो है वो राजनीतिक अखाड़े में उतरें और संभावना जताई जा रही है कि चरखी दादरी सीट पर कांग्रेस उन्हें उतारने की सोच रही है। हालांकि पेंच ये है कि उस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी पिछली बार बबीता फोगाट थी जो विनेश की बहन है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि विनेश नहीं चाहेगी कि जो है वो परिवार के सामने चुनावी पारी का अपने आगाज़ करे। तो फिलहाल अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि क्या विनेश चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी अटकलें काफी तेज हैं और कांग्रेस में एक तबका चाहता है कि विनेश जो है वो चुनाव लड़े, क्योंकि न सिर्फ खेल की वजह से बल्कि पिछले साल हमने देखा था कि बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था पहलवानों ने जंतर मंतर पर, उसकी अगुवाई एक प्रकार से विनेश ने की थी। तो तब भी विनेश को काफी समर्थन मिला था आम लोगों का। यही वजह है कि कांग्रेस में तबका चाहता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि फिलहाल साफ नहीं है कि क्या वो लड़ेंगी या नहीं, अंतिम फैसला उन्हें ही करना है। लेकिन इन सबके बीच उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं दिल्ली में वो अहम है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मुलाकात हुई और आज शाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से वो मिलने वाली हैं। हालांकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची थी जब विनेश फोगाट और उनके तमाम साथी धरने पर बैठे थे बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर के, तब भी प्रियंका पहुंची थी। तो इस मुलाकात का एक पहलू तो यह भी हो सकता है कि विनेश से पहले से प्रियंका संपर्क में, उनके संघर्ष के समय में भी वो उनके साथ नजर आई थी और जब वो ओलंपिक से लौटी हैं ये एक शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी इस मायने में है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अटकलें तेज हैं कि विनेश फोगाट इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि एक बार फिर से मैं दर्शकों के लिए दोहरा दूं कि फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है कि क्या विनेश चुनाव लड़ेंगी या नहीं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विनेश फोगाट उम्मीदवार होंगी क्या कांग्रेस की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है लगातार। और इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर जो मंथन का दौर है वो हर दल में चल रहा है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। पहले दिन जो जानकारी मिल रही है, 5 जिलों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। 5 जिलों में बीजेपी के टिकट के 500 दावेदार सामने आए। 17 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर अब आज मंथन होगा। 2 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल होगा टिकट, फाइनल होंगे उम्मीदवारों के नाम। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी रणनीति जिसको लेकर पार्टी की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 दर्जन सिटिंग विधायक जिनके पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट काट सकती है, मतलब उनकी जगह चेहरा बदलकर दूसरे चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लगातार 2014 में हरियाणा की सत्ता में बीजेपी जमी हुई है। 2014 में अपने दम पर, 2019 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर नंबर नहीं हासिल हुआ था। ऐसे में सहयोगी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और इस बार चुनाव मैदान में अकेले ताल ठोकने की तैयारी के साथ बीजेपी रणनीति अब किस तरीके से चुनाव में जीत की बना रही है, समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज,
करीब 2 दर्जन सिटिंग एमएलएज जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। यही एक तरीके से इस रणनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जो बीजेपी बना रही है उम्मीदवारों के सिलेक्शन में। रोमाना, किसी भी स्टेट में ये तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी, 2 बार से लगातार उनकी सरकार है, तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद है उनकी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब सरकार बनाने की स्थिति में आने वाली होती है तो उस समय 20 से 30% टिकट तो ऑटोमेटिकली काटती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की हो ही जाती है। और पिछले चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, मात्र 40 एमएलए ही उनके जीत पाए थे, तो ऐसे में भाजपा के सामने टिकट काटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी कि नए चेहरों को, फ्रेश चेहरों को सामने लाना, इसके अलावा नए चेहरों के साथ नई रणनीति पर काम करना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। कल की बैठक चली, कल बैठक में 5 जिलों के नेता आए थे, कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने अपनी राय। लेकिन अभी तक तो 20 से 30% वाला फॉर्मूला देखा गया ना विधायकों के टिकट काटने का। यहाँ तो मामला 2 दर्जन 24 पर पहुंच रहा है, मतलब 50% से भी ज्यादा जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काट दिए जाएंगे, चेहरे बदल दिए जाएंगे। नीरज, ये कह सकते हैं 50%। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है विनेबिलिटी पर कि वो विधायक जीतने वाला है या उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, सर्वे रिपोर्ट्स में क्या है, ये सारा कुछ, सारी जो रणनीति है, इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और 2 दिन इसी बैठक में ये सारे मंथन होंगे। हर विधानसभा स्तर पर या उस जिले के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है, महामंत्री को बुलाया गया है। इसके अलावा उस जिले में यदि कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी रह रहा होगा या युवा मोर्चा का राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय मोर्चा का कोई पदाधिकारी, तो उनको भी बुलाया गया और उनसे भी राय ली जा रही है। और एक एक सीट पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 से 10 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनको दे दिया जाए टिकट, इनको दे दिया जाए टिकट, इनको दे दिया जाए। तो बहुत सारे टिकटों पर हर विधानसभा स्तर पर यह मंथन चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि हरियाणा जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़े कदम लेने होंगे। हमने कई पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि भाजपा में इस बार हरियाणा जीतने के लिए वो सारे फार्मूले आजमाए जाएंगे जो विनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। यानी कि किसी भी विधानसभा में जो कैंडिडेट जिसको हम दे रहे हैं वो जीतने की स्थिति में हो, चाहे वो पुराना नेता हो या नया नेता हो, उनके सबके टिकट काटे जाएंगे। तो बहुत कुछ हद तक ये इस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास है। आप देखिए, थोड़े दिन पहले ही, 6 महीने पहले करीब, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाए गए। इसके अलावा भी अभी प्रदेश अध्यक्ष हाल में बदले गए, नए प्रदेश अध्यक्ष लाए गए बड़ौली जी को। तो बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह के नेता हैं। विधायकों में बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी, तो हर विधानसभा स्तर पर ये बात की जा रही। 3 लेयर पर तैयारी चल रही। एक राज्य स्तर पर सर्वे रिपोर्ट आ रही है, एक केंद्रीय टीम सर्वे रिपोर्ट कराती है, वो है, प्लस इसके अलावा जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिले के जो नेता हैं, उनसे उनकी राय मांगी जाए। तीनों को जब टैली किया जाएगा और जिस नेता के नाम पर चर्चा ज्यादा होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। और अगर लगेगा कि ये विधायक जीतने की स्थिति में नहीं हो, चाहे वो पुराना नेता हो, बड़ा नेता हो, कोई भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उसका टिकट उड़ाने में समय नहीं लगाएगी। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हरियाणा की जो सियासत है उससे एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि 26 अगस्त को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 4 दिन तक प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा और सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा के लिए पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर, 26 अगस्त को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 4 दिन तक प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चलेगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। सितंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आ सकती है और करीबन आधी जो सीटें हैं, 90 में से 45 सीटें, उस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। आप जानते हैं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में सितंबर के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट, इसको लेकर क्या और अपडेट मिल रहा है जैनेंद्र? बिल्कुल रोमाना, जैसा आपने बताया, हरियाणा के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है अजय माकन की अगुवाई में, वो 26 तारीख से औपचारिक तौर पर अपना काम शुरू करेगी और हमें बताया गया है कि 30 अगस्त से पहले यानी 26 से 30 के बीच में स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो काम है, यानी 90 सीटों पर जो उम्मीदवारों की छटनी करनी है, वो काम पूरा कर लेगी। इसके बाद कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी और हमें जानकारी दी गई है कि सितंबर की शुरुआत में ही जो सीईसी होगी कांग्रेस की हरियाणा को लेकर, उसके बाद पहली लिस्ट जारी
खड़ी की जा सकती है, जिसमें तकरीबन आधी सीटें 90 में से आधी सीटें यानी तकरीबन 45 सीटें 40 से 45 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। अभी फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस के 28 विधायक हैं, हो सकता है ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया जाए। हालांकि तकरीबन हमें बताया गया कि 10 के करीब में ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो रेड है। उनमें से कितनों की टिकट कटेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो सितंबर की शुरुआत में आएगी। तकरीबन आधी सीटों पर पहली लिस्ट में नाम हो सकते हैं और उससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो 26 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में लगातार बैठकें करके उम्मीदवारों के नामों को लेकर के जो शॉर्टलिस्टिंग है उसका काम करेगी। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र। किस तरीके से सितंबर का पहला हफ्ता और सितंबर के इसी पहले हफ्ते में कांग्रेस हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 26 अगस्त से ये जो मंथन है वो स्क्रीनिंग कमेटी में शुरू हो जाएगा। इस बीच हमारे साथ नीरज पांडे भी लगातार बने हुए हैं। नीरज का आप रुख कर लेते हैं और जरा नीरज से ये समझते हैं कि आखिरकार नीरज, हरियाणा को लेकर जो बीजेपी का खेमा और विनेबिलिटी की हम चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए जो अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने की एक कवायद हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से देखी जा रही है, इस बार वहां पर भी पार्टी की तरफ से समझौता किया जाएगा। मतलब एक ही परिवार से हम देख सकते हैं 2-2, 3-3 सदस्य हरियाणा की राजनीति में सक्रिय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है कि परिवार के लोगों को टिकट ना दिया जाए, यानी कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि चुनाव में उस परिवार का एक ही सदस्य रहे। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यदि वो वहाँ पे कोई जिताऊ कैंडिडेट मिलता ही नहीं तो क्या करें। जैसे भव्य बिश्नोई की आपने चर्चा की थी कल, तो भव्य बिश्नोई तो ऑलरेडी विधायक हैं आदमपुर से और उनके जो फादर हैं वो अब किसी पद पे नहीं है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह जो राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं लेकिन वो अपने परिवार में टिकट मांग रहे हैं, तो शायद ही उनकी बात को तरजीह ना दी जाए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने टिकट की डिमांड की थी, पिछली बार भी नहीं हुआ। इसी तरह कई और नेता हैं जो अपने अपने परिवार के लिए टिकट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए। कोशिश यही हो कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को लीडरशिप में रखा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है, देखना होगा कि पार्टी की तरफ से आखिरकार क्या रणनीति अपनाई जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। जम्मू कश्मीर का आप जरा रुख कर लेते हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़ी अभी की बड़ी खबर ये कि आज शाम कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है। पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। और जो ब्रेकिंग चल रही है, देखिए ब्रेकिंग में आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर चुनाव पर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इस बैठक में चुनाव प्रभारी राम माधव मौजूद रहे हैं, ये बड़ी खबर है। जी किशन रेड्डी समेत कई बड़े नेता भी शामिल रहे हैं। और इस बैठक में क्या निकला, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा जानते हैं नीरज से। देखिए रोमाना, आज जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें जी किशन रेड्डी और राम माधव इन दोनों लोगों को बुलाया गया था। ये दोनों लोगों को अभी 2 दिन पहले ही प्रभारी नियुक्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का, और प्रभारी के नाते अब पहली ये मुलाकात थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वहाँ के संगठन मंत्री को बुलाया गया था। अब ये दोबारा 4 बजे बैठक एक बुलाई गई है। इस 4 बजे की बैठक में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स रहेंगे, यानी कि श्रीनगर के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना, इसके अलावा संगठन मंत्री, दोनों प्रभारी, राज्य के प्रभारी तरुण चुग, ये सारे लोग मौजूद रहने वाले हैं। और इस बैठक का जो मेन पर्पज यही है कि कैसे हम विपक्ष की जो जोड़ी है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इसकी काट रखनी है। इसके अलावा किस सीट से किसको टिकट देना है ये भी तय होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत सारे मसलों पर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब केवल तय करना है कि किस सीट से किसको चुनाव मैदान में उतारना है। और यही कारण है कि आज इस सारे स्टेक होल्डर्स को दिल्ली बुलाया गया और शाम 4 बजे जो बैठक होगी उसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहने वाले हैं, बीएल संतोष भी रहने वाले हैं,
अमित शाह जो गृह मंत्री वो भी रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये मेरी जानकारी थोड़ी आ रही है, उसमें मेरे हिसाब से इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी सीटें हैं उन सब पर चर्चा हो जाएगी। और ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आगे जैसे ही कोई और अपडेट होगा दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। और इस बीच वो खबर जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि हलचल जो है वो हर खेमे में तेज है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की हलचल के बारे में आपने जाना, वहीं कांग्रेस के खेमे से भी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भी आज शाम बड़ी बैठक होगी, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होनी है और पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, 18 सितंबर 24 सीटें हैं, पहले चरण में वोटिंग होनी है, तो क्या माना जाए वो पहले चरण की 24 सीटें उसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी? लेकिन उससे पहले तो कम से कम गठबंधन में किसके खाते में कितनी सीट, इस पर भी तो तस्वीर साफ होनी चाहिए ना जैनेंद्र, उसको लेकर अभी आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रोमाना, औपचारिक और आधिकारिक तौर पर जो पहले चरण की 24 सीटें उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है इसको लेकर औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी छनकर आई है उसके मुताबिक 24 में से 10 सीटें तकरीबन कांग्रेस लड़ने जा रही है, 14 सीटें एनसी अपने पास रखेगी और अपने कोटे में से एक सीट वो सीपीएम को दे सकती है। तो ये पहले चरण की तस्वीर है और उन्हीं 10 सीटों, जो कांग्रेस के कोटे में जो 10 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार तय करने के लिए आज 3:30 बजे दोपहर में दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और उस बैठक से पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो उम्मीदवारों के नामों की छटनी करती है, उसकी बैठक फिलहाल दिल्ली में चल रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले तो कोशिश यही है कि पहले चरण की जो 10 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में उन पर उम्मीदवारों के नाम आज तय हो जाए। कोशिश ये भी चल रही है कि अगर समय रहे, आपने अभी जो फॉर्मूला बताया है जैनेंद्र, जो आपने अभी फॉर्मूला बताया है जो औपचारिक तौर पर चल रहा है, जिसको लेकर माना यह जा रहा है कि मोहर लग जाएगी, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली लिस्ट बताया जा रहा है। पहले दौर की जो 24 सीटें हैं 18 सितंबर को जहां वोटिंग होनी है, उसमें फॉर्मूला ये बना है कि 24 में से 13 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर 13 सीटों पर माफ कीजिएगा, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से एक सीट सीपीएम को मिल जाएगी। दोपहर 3 बजे ये पहली लिस्ट आने की संभावना है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, तो आसिफ मतलब 90 की 90 सीटों पर एक साथ गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं आएगा, फेज वाइज ये सीटों का फॉर्मूला कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा इसी तरीके से सामने आएगा। बिल्कुल रोमाना, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब प्रेस से बात की थी राहुल गांधी से मीटिंग के बाद, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हर सीट का जो लिस्ट आएगा वो उस फेज से पहले होगा, यानी फेज वाइज जो है प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। आज सुबह भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि दोपहर तक फाइनल लिस्ट उनकी तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन गुपचुप तरीके से आज जिससे नामांकन भी शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रही सकीना इट्टू ने उमर अब्दुल्ला के सामने जाके दमाल हांजीपुरा में अपना नामांकन भी भर दिया और इसी तरीके से कुछ पीडीपी के 2 नेताओं ने देवसर और अनंतनाग में अपना नामांकन भी भर दिया। किसी भी पार्टी ने अभी तक इनमें से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला ने दमाल हांजीपुरा में जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी भी कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ जो है मतभेद बना हुआ है और उस पर बातचीत चल रही है और फाइनल सेटलमेंट होने के बाद ही वो अपने प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट जारी करेंगे। यानी अभी भी जो है गठबंधन पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाया है और वो जो है कुछ सीटें हैं उन पे अभी भी दोनों दलों के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन जिन सीटों पर कोई भी नहीं है, गठबंधन में कोई खटास नहीं है, वहां पे नामांकन हो रहा है और ये नामांकन बिना प्रत्याशी की घोषणा के ही बिल्कुल बिना प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के ये नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो बड़ा अपडेट आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। और इस बीच ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, इस पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, कह रहे हैं सभी सीटों पर गठबंधन लड़ेगा। ज्यादातर सीटों पर बात बन गई है, कुछ सीटों पर अभी विवाद है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं।
कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो हैं अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दरअसल उद्धव और कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे गठबंधन में ज्यादा हिस्सेदारी मतलब ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के फॉर्मूले से सहमत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से खुद अपने लिए ज्यादा सीटों की दावेदारी की जा रही है और इसी वजह से आमने सामने उद्धव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। जरा वैभव से जानते हैं। वैभव, हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी 125 से ज्यादा सीटों पर पहले ही दावेदारी कर दी गई थी और अब उद्धव की पार्टी कितनी सीटों पर दावेदारी है? क्या बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव में उद्धव अपनी पार्टी को लाना चाहते हैं ताकि सीएम की कुर्सी पर दावेदारी उन्हीं की मजबूत रहे? रोमाना जी, पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा की बात बताते हैं। 288 टोटल कुल मिला के सीटें हैं, उसमें से 150 सीटों पर दावा तो लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस ने किया था। हाल ही में 2 हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे ने 124 सीटों का दावा इस पूरी एमवे की गठबंधन में किया है। तो दूसरी तरफ शरद पवार भी 90 से 100 सीटों पर अपना दावा रख रहे हैं, यानी ये पूरा कुल मिला के होता है 300 से ज्यादा। अब ये देखना है कि सीएम की कुर्सी के लिए हर कोई पार्टी अपना यहाँ पे आंकड़ा है वो बढ़ाती जा रही है। खास करके उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमें सबको मालूम है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली 3 दिन तक रहे, जिसमें से सीएम कुर्सी को लेकर वो खास करके आग्रही थे। अब ये भी देखा है हमने कि उद्धव ठाकरे बार बार खुले मन से ये बात कर रहे हैं कि आप जो भी चेहरा है वो बता दो सीएम पद का, मैं उसको समर्थन दूंगा, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। अब इससे कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस बोल रही है कि उद्धव ठाकरे ने जो भाजपा के साथ किया था, जो अमित शाह को बंद कमरे में बुलाकर जो वादा लिया था, वही सिचुएशन है। उद्धव ठाकरे फिर एक बार यहाँ पे एमवे की गठबंधन में सिचुएशन तैयार कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स सीएम पद के लिए कर रहे हैं या अपने आंकड़ा बताने के लिए कर रहे हैं या बड़े भाई की भूमिका करने के लिए कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में एमवे का शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए यहाँ पे पूरी तरह से बैकफुट पर गई है। अब ये विधानसभा में इनका जो आत्मविश्वास है एमवे का वो दुगना हो गया है। अब जो उद्धव ठाकरे का बहुत शुक्रिया आपका वैभव परब इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ये कोलकाता से आ रही है, जहां रेप मर्डर केस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ले जाया जा रहा है। संजय रॉय को लेकर निकले सीबीआई और पुलिस की टीम। आज संजय रॉय की पुलिस कस्टडी दरअसल खत्म हो रही है। आप जानते हैं जब से ये केस सीबीआई ने टेक ओवर किया, पुलिस ने संजय रॉय की जो रिमांड है वो दे दी थी सीबीआई के हाथ में। और ऐसे में अब सीबीआई और पुलिस की टीम संजय रॉय को लेकर अदालत जा रही है, क्योंकि आज संजय रॉय की जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो रही है। संजय रॉय कोलकाता कांड का सबसे घिनौना चेहरा, जिसे वारदात के 24 घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठे कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी तक ही सीमित है या फिर इसमें और कई बड़ी मछलियां, मोटे मगरमच्छ, जिनको बचाने के लिए सिर्फ संजय रॉय एक चेहरा भर है, जिसे आगे कर दिया गया है। और इसी को लेकर जब गुस्सा बढ़ा तो फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। आप जानते हैं सीबीआई अब इस कोलकाता कांड की जांच में जुटी हुई है और फिलहाल संजय रॉय जो इस मामले का आरोपी है उसे लेकर अदालत पहुंची है सीबीआई और पुलिस की टीम। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। विदेश मंत्री पहुंचे प्रेसिडेंशियल पैलेस, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब इंतजार किया जा रहा है और यहीं प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही वो अहम मुलाकात। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। तो युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में क्या शांति का कोई पथ यहां से निकल पाएगा?
इसी को लेकर सबके मन में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि आस है, उम्मीद है और खासतौर से जो भारतीय समुदाय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे तो बाकायदा उनकी तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का जिक्र, इस बात का निवेदन भी किया गया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब मैं आ गया। तो जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और उसके बाद अब अगस्त का आखिर होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन। कीव के प्रेसिडेंशियल हाउस से संवाददाता जगविंदर पटियाल जो पल पल का अपडेट और हर रिपोर्ट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाती हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात आज इतिहास बनने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात से ये पता चलेगा कि क्या दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई बचाव का, कोई शांति का रास्ता निकलता है या नहीं। लेकिन इस प्रेसिडेंशियल पैलेस जो कि यूक्रेन के बीचों बीच बना हुआ है, इसकी खासियत ये है कि इसमें भारतीय फिल्मों के साथ भी इसका नाता रहा। क्या नाता रहा? नाता ये रहा है कि RRR जो फेमस फिल्म है और उसका गाना नातू नातू जो बहुत हिट हुआ था, वो इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर शूट हुआ था। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसी पूरे इलाके में वो शूट किया गया है। अगर अब आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस की झलक उसमें नजर आती है या नहीं। लेकिन आज इस प्रेसिडेंशियल पैलेस की वैल्यू उस वक्त और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कोई शांति का प्रस्ताव, कोई वार्ता का हल निकल आता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में इससे पहले जो बाइडेन या फिर हम फ्रांस के राष्ट्रपति की मैक्रों की बात करें, वो सब भी आ चुके हैं, क्योंकि जब से जेलेंस्की 2 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के दौरान ही इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में वो सब मीटिंग्स होती रही हैं। वेस्ट वर्ल्ड से जुड़े उन तमाम राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग्स होती रही हैं जो इस युद्ध और युद्ध को रोकने या युद्ध को सपोर्ट करने के मसले पर यहां आते रहे। जगविंदर पटियाल, कीव, यूक्रेन। जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यहीं कीव का ये प्रेसिडेंशियल पैलेस और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी ज़ेलेंस्की से। आपको बता दें विदेश मंत्री जो हैं वो यहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच चुके हैं और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार इस बात का संदेश दिया गया है कि युद्ध का समाधान जो है वो युद्ध भूमि में नहीं हो सकता है और ऐसे में ये वो 3 तस्वीरें, एक तरफ जिस समय कीव पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचे और भारतीयों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और अब प्रेसिडेंशियल हाउस में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। आपको बता दें सीबीआई दफ्तर में ही डॉक्टर संदीप घोष से आज भी पूछताछ हो रही है। कल संदीप घोष से करीब 13 घंटे पूछताछ हुई। संदीप घोष से अब तक कुल मिलाकर 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जो जवाब सीबीआई के सवालों का डॉक्टर संदीप घोष दे रहा है उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी डॉक्टर संदीप घोष का कराने की सीबीआई की तैयारी है। सीबीआई दफ्तर में एक बार फिर से डॉक्टर संदीप घोष से आज भी पूछताछ हो रही है। अभी तक कुल 88 घंटों की पूछताछ डॉक्टर संदीप घोष से हो चुकी है। कल भी डॉक्टर संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। कोलकाता रेपकांड का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए आया तो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर हैरानी जताई गई कि आखिरकार प्रिंसिपल की तरफ से इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई थी। ये सवाल कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया था और इस बीच ये तस्वीरें डॉक्टर संदीप घोष जो लगातार सीबीआई के सवालों के घेरे में है। ये सिलसिला जो पूछताछ का शुरू हुआ है 16 अगस्त से, आप देखिए उसके बाद किस तरीके से 16 अगस्त, 17 अगस्त, 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, फिर 20 अगस्त और 21 अगस्त और आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल तक की 22 अगस्त तक की तस्वीर आपके सामने है। कैसे लगातार कई घंटे की ये पूछताछ की जा रही है डॉक्टर संदीप घोष से। तो ये तस्वीरें डॉक्टर संदीप घोष की 88 घंटे की अब तक डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी भी
किसी कंक्लूजन पर सीबीआई पहुंच नहीं पा रही है और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी तैयारी है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये भी खबर सामने आ रही है। तो अब तक की 88 घंटे की पूछताछ और इस पूछताछ में जो सवालों के जवाब डॉक्टर संदीप घोष ने दिए हैं, जो जानकारियां डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से सीबीआई के साथ साझा की गई हैं, वो कितना सच कितना झूठ, इसी की एक जानकारी जो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सामने आएगी। और इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आरोपी अभी तक इस मामले में जो एक गिरफ्तारी है, संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। संजय रॉय को लेकर निकल गई है सीबीआई और पुलिस की टीम। आज संजय रॉय की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और इसीलिए एक बार फिर संजय रॉय को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। एक बार फिर संजय रॉय की कस्टडी मांगी जाएगी। अब क्योंकि टेक ओवर सीबीआई की तरफ से कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है सीबीआई ही संजय रॉय की कस्टडी भी इस मामले में अब मांगेगी। आरोपी संजय रॉय जो पुलिस की गिरफ्त में 24 घंटे के भीतर ही आ गया था और उसके बाद जब सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया तो कस्टडी संजय रॉय की सीबीआई को सौंप दी गई थी। और अब आज जब पुलिस कस्टडी संजय रॉय की खत्म हो रही है तो सीबीआई और पुलिस की टीम संजय रॉय को लेकर अदालत पहुंची है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस समय मौजूद हैं। जरा मनोज से पहले जानते हैं संजय रॉय के बारे में। फिर से और कस्टडी की मांग की जाएगी संजय रॉय की, सीबीआई की तरफ से इस बार मांग की जाएगी संजय रॉय की कस्टडी की। मनोज जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई सूत्रों ने साफ किया है कि संजय राय की जो है और कस्टडी की मांग जो है वो सीबीआई अदालत में कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो भी संजय राय का अभी तक नहीं हो पाया। यही वजह है कि जब उसे अदालत में अभी पेश किया जाएगा तो सीबीआई की यही कोशिश रहेगी कि संजय राय की एक बार और कस्टडी मिले और जो सवाल अभी सीबीआई जिनके जवाब जानना चाहती है उन जवाबों को भी संजय राय से पूछा जाए, क्योंकि अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होना भी बाकी है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि आज अदालत ये तय करे कि पॉलीग्राफी टेस्ट होना है या फिर नहीं होना है, तो उसको लेकर भी अदालत के अंदर बहस होगी। इसके अलावा अगर हम जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात करें तो उसको भी आज दोबारा से सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया है। आज 8वां दिन है, लगातार पूछताछ की जा रही है और करीब 88 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ है वो सीबीआई की जो टीम है वो कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं संदीप घोष भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीबीआई को नहीं बता रहे हैं। इसी वजह से संदीप घोष के लिए भी एप्लीकेशन लगाई गई थी कि उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा 4 जो डॉक्टर्स थे उनके लिए भी पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत जो थी वो अदालत से मिल चुकी है। अब ये देखना होगा कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट अब सीबीआई कब शुरू करती है। क्या आज संदीप घोष से पूछताछ ही की जाएगी या उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है, मैराथन तरीके से चल रही है और सीबीआई कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जो सीबीआई की टीमें हैं वो इस पर काम कर रही है और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ये समझते हैं कि संजय रॉय को लेकर अदालत पहुंच रही है सीबीआई की टीम। वरुण, पॉलीग्राफ टेस्ट भी अभी संजय रॉय का करवाना है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मजिस्ट्रेट जो है वो शाम 5 बजे तक अपना फैसला सुना दे। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से? कितने दिन की कस्टडी और मांगी जा सकती है संजय रॉय की? देखिए, क्योंकि जो पुलिस की जो रिमांड है वो आज खत्म हुई थी। 14 दिन की रिमांड कोलकाता पुलिस ने इससे पहले ली थी, लेकिन बीच में ही केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया था, जिसके चलते जो आरोपी संजय रॉय है वो सीबीआई की कस्टडी में था। तो आज अब रिमांड खत्म होने के बाद कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों यहाँ पर, देखिए मैं सियालदा कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ, आरोपी संजय रॉय को लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। खासी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आपको अदालत के हर फ्लोर पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वकील हैं, वो नजर आ रहे होंगे जो वहां से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि वी वांट जस्टिस की बात कह रहे हैं। जो सूत्र में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि 14 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है, ऐसे में किसी भी आरोपी की जो रिमांड है वो 14 दिन के लिए ली जा सकती है, लेकिन जो सीबीआई है उसको संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालत को निर्देश दिया था कि आज शाम को 5:30 बजे तक फैसला करे। तो अगर आज अदालत से जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है संजय रॉय कराने की इजाजत मिल जाती है तो उसी के चलते सीबीआई एक बार फिर से संजय रॉय को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए अपनी
कस्टडी में लेने की बात जो है वो अदालत के सामने रखेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही संजय रॉय को यहाँ पर सामने कोर्ट में पेश किया है, बेहद हाई सिक्योरिटी में यहाँ पर पेश किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वकील हैं, वो अदालत के अंदर मौजूद है। उनके अंदर एक गुस्सा है, नाराजगी, और उसी नाराजगी के चलते यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है। जी बिल्कुल, वकीलों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। कोई वकील संजय रॉय का केस लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार अब एक वकील भी मुहैया संजय रॉय के लिए करा दिया गया है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अब कोशिश यही रहेगी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी, कि किसी तरीके से संजय रॉय की कस्टडी दोबारा हासिल की जाए और फिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो करवाया जाए। इसके अलावा अभी तक की कस्टडी में संजय रॉय ने पूछताछ में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और किस तरीके से उसके जरिए अभी और सवाल जवाब की जरूरत है, इसका एक ताना बाना जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी तरफ से अदालत के सामने रखा जा सकता है। यहां सियालदा कोर्ट में वरुण, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब तक सीबीआई को संजय रॉय से पूछताछ में क्या हासिल हुआ, ये सब अदालत के सामने जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो रखेगी और उसी के बाद जो रिमांड है उसकी मांग करेगी। संजय रॉय जो सूत्र बता रहे हैं, उसने अब तक सीबीआई के सामने ये बात कबूल की है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। किस तरीके से उसने बर्बरता बरती, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट संजय रॉय का सीबीआई की जो 5 डॉक्टरों की टीम ने किया था, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सीबीआई को क्या क्या हासिल हुआ है। अगर संजय रॉय को दोबारा सीबीआई अपनी रिमांड पर चाहती है तो उससे और क्या क्या वो एविडेंस हासिल करना चाहती है, किस तरीके से कई जो सवालों की फहरिस्त होगी जिसके सेटिस्फैक्टरी जवाब संजय रॉय की तरफ से नहीं दिए गए, वो सब अदालत को बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरी रिपोर्ट अब तक की तफ्तीश की अदालत के सामने रखी जाएगी इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर कोलकाता पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह कहा, उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। यानी क्राइम होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उसने लापरवाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस एक्सपोज हो गई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पुलिस की लापरवाही ने पूरे केस का मर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। एफआईआर तब दर्ज हुई जब जो पीड़िता थी उसका जो है अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। वीडियोग्राफी कब हुई? वीडियोग्राफी तब हुई जब वहां पर स्थानीय डॉक्टरों ने दबाव बनाया पुलिस पर, उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई। मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। ये कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation. We have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही सीबीआई के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another, my lord, the status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Same for us. पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है।
पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं जिसमें सीबीआई ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि एफआईआर ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। सीबीआई के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया, और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार ये भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए, पोस्टमार्टम कब हुआ था? सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं, तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:30 बजे एफआईआर हुई? सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है, और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और एफआईआर दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेट मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ? आगे कहते हैं कि क्या सीबीआई से कोई अधिकारी आया है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है? इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं,
तो जज डोटूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है? सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज हैं। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है। इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 बजे लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस? और उसी जांच में अब सीबीआई को क्या मिलेगा? अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला, उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई को आरोपी संजय रॉय की रिमांड मिल गई है। संजय रॉय को 1 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। आरोपी संजय रॉय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार है। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। संजय रॉय को सियालदा कोर्ट में पेश किया गया था। तो 1 दिन की सीबीआई रिमांड में संजय रॉय को भेज दिया गया है। संजय रॉय को आज कोर्ट लाया गया था। 14 दिन की पुलिस कस्टडी संजय रॉय की आज खत्म हो रही थी। अब 1 दिन की संजय रॉय की सीबीआई रिमांड दी गई है और इसी दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका कराया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति संजय रॉय की तरफ से भी दे दी गई है।